सभी को नमस्कार। आज पढ़ते हैं हम पुण्य मूल्यांकन रिवोल्यूशन अकाउंट्स। संपत्ति और दायित्व का पुण्य मूल्यांकन और पुण्य निर्धारण। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्व का पुण्य मूल्यांकन किया जाता है। उसमें संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में जो कमी आती है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो खाता खुला जाता है उसे हम पुण्य मूल्यांकन कहते हैं। तो लिखा है नए साझेदार के प्रवेश समय जब संपत्ति और दायित्व के नए मूल्य पर दिखलाने के लिए पुण्य मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि तथा दायित्व के मूल्य में कमी होने से लाभ होता है। यह ध्यान रखा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी से लाभ होता है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने से हानि होती है। लाभ होने पर पुराने साझेदार नए साझेदार को नहीं देना चाहेंगे। भाई कोई फिक्स बात, अगर लाभ होता है तो पुराना साझेदार बोला कि हमारा लाभ है, वही हम लाभ रखेंगे, नए साझेदार को नहीं देंगे। अगर हानि होती है तो नया साझेदार नहीं वहन करेगा। भी हानि तुम्हारी पुरानी है, पुराने ही इसको वहन करो। ठीक उसी प्रकार हानि होने पुण्य मूल्यांकन खाता पुराने साझेदारों को पुराने लाभ अनुपात में बांटेंगे। ये ध्यान रखना, पुण्य मूल्यांकन खाते का लाभ और हानि को पुराने साझेदार पुराने लाभ अनुपात में ही बांटेंगे। यह एक विशेष खाता खुला जाता है, इसे पुण्य मूल्यांकन। अब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो गई? नए साझेदार के प्रवेश समय संपत्ति और दायित्व के पुण्य मूल्यांकन के लिए एक विशेष खाता खुला जाता है। उसे हम पुण्य मूल्यांकन खाते कहते हैं या लाभ और समायोजन खाता कहते हैं। इस खाते की प्रगति हम बताते हैं। पहले इसके पुण्य मूल्यांकन खाते के बारे में समझ लेते हैं अपन। रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्योंकि एक नाम मात्र खाता है, ये क्या है? नाम मात्र। ये नाम मात्र खाता है। रिवॉल्यूशन एक नाम मात्र खाता है। और नाम मात्र खाते की विशेषता क्या होती है? डेबिट में हानियाँ और कमी आती है, और क्रेडिट में लाभ और आय होती है। तो डेबिट में क्या आएगी? अगर असेट्स में क्या होगी? कमी होगी तो डेबिट में आएगी। और क्या होगी? और कोई भी लाइबिलिटीज़ है, उस लाइबिलिटीज़ में अगर वृद्धि होती तो क्या आएगी? डेबिट पक्ष में आएगी। और क्रेडिट पक्ष में क्या आएगा? अगर असेट्स में वृद्धि होती है और लाइबिलिटीज़ में कमी होती है तो ये होता है। जिससे अगर लॉस होता है, लॉस हमेशा नाम मात्र खाते हैं डेबिट पक्ष है, और जो फायदा होता है वो क्रेडिट में। अगर संपत्ति बढ़ेगी तो फायदा होगा क्रेडिट पक्ष में, और लाइबिलिटीज घटेगी तो फायदा होगा क्रेडिट पक्ष में। उसी से संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो घाटा होगा डेबिट पक्ष में, और लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो घाटा होगा डेबिट पक्ष में। ठीक है। इसका लाभ और हानि पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, अगर ये पक्ष ज़्यादा है तो लाभ होगा, 2 करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको बांट देंगे। ABC में जो भी लाभ अनुपात है उस अनुपात में इसको बांट देंगे। अगर हानि होगी तो ये पक्ष ज़्यादा होगा तो बाय करके मांगे। हानि होगी तो पार्टनरों के पक्ष किस पक्ष में आएगी? डेबिट पक्ष में। लाभ होगा तो पार्टनर किस पक्ष में आएगा? क्रेडिट पक्ष में आएगा। अब एक बार इसकी एंट्रियां पढ़ लेते हैं। वही मैंने समझाया कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो असेट्स डेबिट होगा। असेट वैल्यू बढ़ेगी, हमेशा असेट वृद्धि होती है, असेट डेबिट आती है। और रिवॉल्यूशन किस पक्ष में आएगी? क्रेडिट पक्ष में। वृद्धि, सिर्फ वृद्धि की राशि रिवॉल्व में आएगी। जितना 1000 थी, 1000 से 1500 हुई, 500 रुपये ही आएगी। कितने आएंगे? 500 ही रुपये आएंगे। संपत्ति के मूल्य कमी होने पर, संपत्ति हमेशा कमी होती है तो क्रेडिट पक्ष में रहती है, और रिवॉल्व के डेबिट पक्ष में आएगी। जितना का माना कि 1000 की संपत्ति और 800 रह गई तो कितनी कमी हुई? 200, तो 200 लिखेंगे। ठीक है। अब है संपत्ति जिन्हें छिट्टे में नहीं प्रदर्शित किया है। माना कि कोई संपत्ति छिट्टे में लिखा नहीं और बाद में उसको रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब यही होता है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना। कोई संपत्ति चिट्टे में नहीं दिखाई और बाद में अनरिकॉर्ड संपत्ति है और बाद में उसको लिखते हैं तो संपत्ति क्या होती है? में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है डेबिट पक्ष में आएगी जो भी संपत्ति, और रिवॉल्व किस पक्ष में आएगी? क्रेडिट पक्ष में। कोई दायित्व का मूल्य में वृद्धि होने पर, या आयोजन, दायित्व आयोजन एक ही बात है। अगर इसके मूल्य में वृद्धि होती है, रिवॉल्व के किस पक्ष में आएगी? डेबिट पक्ष में आएगी। रिवॉल्यूशन अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज।
और दायित्व और आयोजन में कमी होने पर रिवॉल्यूशन किस पक्ष में आएगी? क्रेडिट पक्ष में आएगा। और छिटे में कोई ऐसा दायित्व जो नहीं लिखा है और लिखना है तो लाइबिलिटीज में वृद्धि होगी, और लाइबिलिटीज में वृद्धि होने पर रिवॉल्व किस पक्ष में आती है? डेबिट पक्ष में आती है। और पूर्ण मूल्यांकन खाते का लाभ होने पर पार्टनर के लिखना पड़ेगा टू, जो भी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे। और रिवॉल्व की हानि होने पर पार्टनर के डेबिट पक्ष में आ जाएगी, पार्टनर हो जाएंगे डेबिट, रिवॉल्व हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगी। देखिए आपको रिवॉल्व का उदाहरण दे रखा है, यही समझा रखा है इंक्रीज ऑफ असेट्स में वृद्धि होती है वो, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्ड असेट्स संपत्ति में वृद्धि हुई है, अनरिकॉर्ड असेट्स को आती है तो वही एक ही बात हुई है। ठीक है, असेट्स में कमी डिक्रीज, इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी लाइबिलिटी में वृद्धि, और अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी में वृद्धि होती है। अगर ये पक्ष ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि इधर लाभ होते हैं और लाभ ज़्यादा पक्ष ज़्यादा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा टू लिख के सभी पार्टनरों में इसको बांट देंगे। और ये पक्ष ज़्यादा है तो इसका मतलब हानि होगी, तो बाय लिख के सब में बांट देंगे। असेट्स, जो असेट्स है उसमें कंपनी का प्रतिशत दे रखा है, जो प्रतिशत वैल्यू आपको निकालने कैसे है, उसका मतलब मूल्य बहुत ध्यान रखना है। इतने परसेंट वैल्यू है तो 90% है, तभी वो वैल्यू 90% है, 10% कम हुई 10% निकालना है, जो सवाल में अलग आएगी। अब प्रश्न में यदि से बढ़ाना है, से बढ़ाना उतनी राशि से बढ़ाना है तो उतनी राशि में बढ़ी हुई, तक बढ़ाना है तो माना कि यूँ बोला कि 10,000 की कोई असेट्स है, उसे 15,000 रुपये तक बढ़ाना है, तो इसका मतलब कितने वृद्धि हुई? 5,000 रुपये हुई है। और यूँ बोला से बढ़ाना है, 10,000 की मशीन है और 8,000 से बढ़ाना है तो 8,000 और बढ़ा है, 8,000 उसकी वैल्यू और बढ़े। जिस प्रकार एक समझा रखा है, प्रश्न दे रखा है, एक प्लॉट के मूल्य में 5% की कमी करनी है, तो छिट्टे में मूल्य में 5% का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा हमें। रिवॉल्व में कितना आएगा? 5%, माने कि 10,000 का 5% कितना है? 500 रुपया। ये लिखा हुआ है कि एक प्लॉट में 5,000 तक रखना है, तो छिट्टे में उसको मूल्य में 5,000 घटा दे, माना कि 8,000 का प्लॉट है और यूँ लिखा है कि 5,000 तक ही रखना है, तो इसका में कमी कितनी हुई? 3,000 की कमी हुई। वो रिवॉल्व में कमी किस पक्ष में आएगी? डेबिट पक्ष में आएगी, रिवॉल्व के डेबिट पक्ष में। अब एक चीज़ देर का है, कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार ने इकट्ठा किया हुआ लाभ होता है, पैसे पूरे बांटते नहीं, जो भी पुराने साझेदार ने इकट्ठा किया हुआ लाभ होता है, उस लाभ को पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, वो पुराने साझेदार उसे बांट देते हैं। और हानि होती है तो नया साझेदार लेगा नहीं, वो पुराने साझेदार को ही बांटनी पड़ेगी, तो वो पुराने साझेदार हानि भी बांट लेंगे। तो एक टॉपिक आ रहा है अवित्तीय लाभ संचय और अवित्तीय हानियों एवं कृत्रिम संपत्तियाँ, इनका बंटवारा पुराने साझेदार पुराने अनुपात में किया जाएगा और वित्तीय लाभ संचय कोष को बांटना होगा। जब अवित्तीय प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा किया हुआ क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज पक्ष में दे रखा वो, अगर असेट्स पक्ष दे रखा है इसका मतलब हानि है वो। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, WCR, जो वर्कमैन कंपोजमेंट रिजर्व होता है, जो WCR होता है मजदूरी के लिए रखा गया का रिजर्व होता है, मजदूर की कोई दुर्घटना होती है उसके लिए रखा जाता है जो होता है, अगर उसमें दुर्घटना नहीं होती है तो वो पैसा पुराने साझेदार बांट देते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस या कमी नहीं हो जाए, इसके लिए जो रिजर्व रखा है और इन्वेस्टमेंट में कमी नहीं होती है तो वो भी बांट दिया जाता है। और ऑल पार्टनर, और हानि होती है तो हानि, लाभ हुआ तो पार्टनर को क्रेडिट पक्ष में चला जाएगा, हानि होगी तो पार्टनर के किस पक्ष में जाएगा? डेबिट पक्ष में। मैं बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट है तो लाभ है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट यानी असेट पक्ष में तो हानि है, और कोई कृत्रिम हानि है तो वो भी हानि है। एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड को भविष्य निधि संचय का दायित्व इसका साझेदारों को बंटवानी होगा। डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विज्ञापन व्यय, इसका उदाहरण देगा है। कृत्रिम संपत्ति में क्या है? विज्ञापन व्यय, कृत्रिम संपत्ति, इसको भी बांटना पड़ेगा। एक है साझेदार का पूंजी का समायोजन, मतलब पूंजी जो नया पार्टनर कितनी लाएगा या पुराने पार्टनर कितनी रखेंगे उसका समायोजन। ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। नए साझेदार के
पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार को पूंजी रखना। पहली बात तो क्या, नया जितना पूंजी लगेगा उसके आधार पर पुरानों को रखने का। माना कि नए चौथा हिस्से के लिए 4,000 रहेगा तो बाकी को भी अपने चौथे हिस्से के हिसाब से 4,000 लगेगा, बाकी को भी अपने 4, 4, 8, 12,000 रुपये होने चाहिए। उनकी पहले वालों की पूंजी इतनी होनी चाहिए 12,000। चौथे हिस्से के लिए 4,000 लगाया तो बाकी 3/4 हिस्से के लिए कितनी होनी चाहिए, 12,000 होनी चाहिए। कुल मिलाकर फर्म में कितनी हो जाएगी, 16,000 पूंजी होगी। इस हिसाब से पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी, पुराने जितनी पूंजी उतनी नए को लाना। और जबकि नई पूंजी आपको दे रखी है, फर्म की कुल पूंजी इतनी है, सबको बांट के उतनी लाना है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन। स्टेप ध्यान से पढ़ना। नए साझेदार की पूंजी आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। जैसे कि कैसे कुल पूंजी ऐसा निकालते हैं, माना कि नया पार्टनर है, वो 4,000 पूंजी लेके आया, मैंने बताया, और इसका 1/4 हिस्सा है, तो उस हिस्से को उल्टा कर दो, 4/1 तो कर दो, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, 16,000। फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, 16,000 पूंजी आ गई। तो 16,000 तो फर्म की कुल पूंजी है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा है फर्म की कुल पूंजी को नए लाभ अनुपात में। अब तीनों ने नया जो भी लाभ आया था, माना कि तीनों का बराबर आया या 3-2-1 में, जो भी लाभ अनुपात, उस लाभ अनुपात में उसको क्या करना है, बांट देना, नया लाभ अनुपात निकालना है। पुराने साझेदार की समाहित पूंजी की तुलना नए साझेदार नए पूंजी की जाएगी। अंतर की राशि नकद ला के या उसके चालू खाते जाएगा। अगर कम पड़ेगी तो नकद लाए या चालू खाते, सवाल में आपको दे रखी होगी। नकद लाएंगे जितनी कम पड़ेगी या नकद लाएंगे, और नहीं तो करंट अकाउंट से ही करनी पड़ेगी। सूचना के अभाव में नकद खाते के माध्यम से ही होगा समाज। कोई सूचना नहीं दे रही है तो आपको किससे करना, नकद ला के ही करेंगे। एक सवाल आप ध्यान से पढ़ते हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ 3:1 में बढ़ जाते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रहता है। ए बी की समायोजित पूंजी कितनी है, 1,00,000 और 25,000 है। और यह निश्चित किया पुराने साझेदार की पूंजी नए के आधार पर समायोजित होगी। अब सबसे पहले सी के आधार पर पहले कुल पूंजी निकालो। सी का हिस्सा 1/4 है, तो 4/1 तो कितना आ गया, 1,60,000 पूरी फर्म की कुल पूंजी है। अब पहले नया अनुपात निकाल देते हैं। नया अनुपात कैसे निकालेंगे, पूरा फर्म है एक में से 1/4 उसको दे दिया, तो बचा कितना, 3/4। 3/4 किसका है, ए और बी का। तो 3/4 को इस 3:1 में बांट दो। 3/4 इंटू 3/4 तो कितना आएगा, 9/16, तो ए का आ गया। 3/4 इंटू 1/4 3/16 बी का आ गया। तो 9:3:1/4 है, तो हर बराबर करने के लिए लास्ट वाले सी में किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 9:3:4 में उनकी पूंजी को बांटनी है। अब ये आ गई कुल पूंजी 1,60,000। इसको 9, 3 और 4 में बांट दो। 9 और 3 कितना, 12 और 4 16 होते हैं। तो 9 वाले के 90,000 और 3 बी के कितने हो गए, 30,000 और सी के कितने हो गए, 40,000। उतनी होगी। अब क्या होता है, अब अनुमान लगाना है। भाई ए की पहले पूंजी कितनी थी, 1,00,000। अब पूंजी कितनी है, 90,000। तो 10,000 ए की ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ए निकाल देगा। निकालने के लिए पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, टू केस जारी है। बी की पहले पूंजी कितनी है, 30,000 और नई पूंजी कितनी है, 40,000। तो इसको 15,000 और लाने पड़ेंगे। लाने की एंट्री ये हो गई, केस आ रही है, तो डेबिट टू बी कैपिटल। अगला टॉपिक है पुराने साझेदार के पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करना है, पुराने साझेदार की पूंजी समायोजित पूंजी ज्ञात करना। मतलब पुराने साझेदार की सभी समायोजन के लाभ बांटने के बाद जो हानियाँ उसको काटने के बाद जितनी पूंजी आती है वो पूंजी ज्ञात करना है। फिर समायोजित पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना है। माना कि एक पूरा फर्म है, उसमें 1/4 नए को दे दिया, बचा कितना पुरानों का, 3/4। अब 3/4 उनका कुल बचा है, उसे फर्म निकालना, इसका हिस्से को उल्टा करना पड़ेगा, 4/3 कुल पूंजी के आधार पर। फिर उसको पूंजी को नए आधार पर बांट देना। अब सवाल द्वारा समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ए बी की समायोजित पूंजी 40,000 और 20,000 है। आपको देर की ए और बी की पूंजी कितनी, 40 और 20,000, कुल मिला के कितनी होगी, 60,000। अब सी का हिस्सा 1/6
तो ए बी का हिस्सा कितना हुआ, एक में से 1/6 दिया, 5/6 किसका है, ए और बी का। अब कुल पूंजी निकालनी होती तो हमेशा उनका हिस्सा, ये तो ए और बी की पूंजी 60,000 है और इनका हिस्सा है 5/6, ए और बी का हिस्सा कितना है 5/6। अगर कुल निकाल लिए तो 60,000 इंटू इसका हिस्से को 6/5 करना, उल्टा करना पड़ेगा। तो कितनी पूंजी आ जाएगी, 72,000, और 72,000 में नए का हिस्सा कितना है 1/6 तो नहीं 12,000। ठीक है, 12,000 वो पूंजी लाएगा। सी ए बी की स्वीकृत पूंजी का 1/6 अंश करेगा, तो उसकी स्वीकृत पूंजी मतलब उन दोनों की जितनी पूंजी है उसका अगर 1/6 करता है, उन यूँ लिखा है कि ए और बी की जितनी पूंजी है उसका 1/6 लाएगा। कुल पूंजी का नहीं लिखा और ए बी का लिखा है, तो ए बी की पूंजी 60,000, उसका 1/6 10 आएगा। और फर्म में पूंजी दी गई है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि आपको फर्म की कुल पूंजी दे रखी है, इतनी पूंजी है, तो पुराने साथ दो पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में किया जाएगा। नए सादे अपने हिस्से की पूंजी लाएगा, पुराने सादे अपने नई पूंजी को समाहित पूंजी के अंतर की नकद लाएंगे या चालू खाते से करेंगे। आपको यूँ देर का अभी फर्म की इतनी पूंजी होनी चाहिए, अब इतने इतने दे रखे। अब सवाल अब स्टार्ट होते हैं उदाहरण 1 से। सवाल 1 पढ़ लेते हैं। ए और बी की साझेदारी 3:1 में लाभ बांटते हैं। इनका छिट्टा इस प्रकार है। क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, केस दे रखा है, डेप्टर दे रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल संपत्तियाँ दे रखी है। अब क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2017 को सी को प्रवेश दिया, लाभ अनुपात बराबर होगा, 3 ने भविष्य में लाभ बराबर बांटेंगे, यानी 1/3 हिस्से के लिए आया सी। कितने हिस्से के लिए आया था, पहले 3:1, पहले 2:1, 3:1 में बांटते थे। अब सी को प्रवेश दिया है, सभी साझेदार लाभ बराबर बांट रहे हैं, तो अब उनको क्या निकालना है, त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। सी 50,000 पूंजी और 10,000 ख्याति के लेकर आएगा। लेन देन में 10,000 को 4,000 को भुगतान नहीं करना, लाइबिलिटीज में कमी हुई। विनियोग के मूल्य 15,000 किया गया, तो विनियोग में मूल्य क्या है 12,000, 3,000 बढ़ गया। संधि ऋणों के लिए 5% की दर से दिन दर पर आयोजन और दिन दर पर बट्टे के आयोजन 2% बनाए रखना है। अब देनदार कितने हैं, स्टॉक, लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, डेप्टर दे ही नहीं रखे। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। भूमि और भूमि में 5,000 से कम मूल्यांकित है, तो 5,000 से कम मूल्यांकित है, भूमि और भवन को 5,000 और बढ़ाने हैं। प्लांट और मशीन 10,000 से अधिक मूल्यांकित 10,000, इसमें कमी करनी है, रिवॉल्व के डेबिट पक्ष में आएगा। फर्नीचर को 10% राशि लगाना, डेबिट पक्ष में आएगा। ट्रेडमार्क का मूल्यांकन 3,000 रुपये किया गया, ट्रेडमार्क पहले 5,000, तो इसमें 2,000 की कमी हुई है। पैटर्न 2,000 तक कम करना है, तो पैटर्न कितना 6,000, तो 4,000 की कमी हुई है। बकाया वेतन 2,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, पहले कितना देर का है 2,000, 2,000 बराबर, और 2,000 4,000 हो गया। पूर्वदत्त बीमा 2,000 है। लाइबिलिटीज सॉरी असेट्स बढ़ी है। ये एक ग्राहक का दावा 2,000 स्वीकार किया, तो ये भी लाइबिलिटीज बढ़ी है। अज्ञात दायित्व का प्रावधान 5,000 है, ये भी लाइबिलिटीज है। स्टॉक का मूल्यांकन 13,000 किया गया, स्टॉक कितना है पहले 12,000, 2,000 कमी हुई है। संपत्ति जो पुस्तक में दी गई 10,000, वो असेट्स में वृद्धि है। एक देनदार जब 500 बकाए थे डूबत रूम के लिए अपेक्षित किया गया, उसका पूर्ण भुगतान 4,000 हुए, तो ये 4,000 रुपये डेप्टर और बढ़े, लाइबिलिटी असेट्स में वृद्धि हुई है। इस सवाल में यहाँ डेप्टर बाकी रह गया चपना, डेप्टर कितने 40,000, ये ध्यान रखना। अब एक टॉपिक में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला बताया क्रेडिटर के मूल्य में 4,000 कमी करनी। इन्वेस्टमेंट
पहले था 12,000, अब बढ़ के 15,000 हो गया, 3,000 बढ़ गई। क्रेडिट लाइबिलिटी में कमी होती इधर जाए। लैंड और बिल्डिंग में 5,000 की वृद्धि हुई है, लिखा हुआ साफ साफ आपको लैंड और बिल्डिंग 5,000 से कम मूल्यांकित उसको बढ़ाना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 बढ़ा। अनरिकॉर्ड एसेट 10,000। बैड डेट रिकवर्ड संपत्तियाँ वृद्धि हुई, कोई डूबे हुए पैसे वापस मिलते हैं, संपत्ति में वृद्धि होती है, वो आ जाएगी। ठीक है, मैंने बताया अनरिकॉर्ड डेप्टर कितने हैं, 40,000। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल है। और हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्टर निकालने के बाद जो बचा होता है वो शुद्ध डेप्टर होता है, उस पर ही डिस्काउंट देना है। प्रोविजनल फॉर डिस्काउंट डेप्टर कितना आ जाएगा, 38,000 का 2%। 2% कितना होता है, 760। ये भी कमी हुई है। मशीनरी में 10,000 से अधिक मूल्यांकित थी, 10,000 कम करना है। फर्नीचर पे 10% राहत लगाना है। ट्रेडमार्क में कम करना है। पैटर्न में कम करना है। और आउटस्टैंडिंग 2,000 सैलरी और बड़ी। अनक्लेम लाइबिलिटीज़ है उसको और बड़ी है। अनफॉर्स लाइबिलिटीज़ और बड़ी है। और स्टॉक में कमी हुई है। तो एक बार ये ध्यान रखना है। और इसका ये पक्ष ज़्यादा और ये पक्ष कम है, जितना 6,960 रुपये से कम है तो वो आपको पुराने अनुपात 3:1 में बांट देना है। चलो एक रिवॉल्व बना दिया, आपको आंकिक में रिवॉल्व करना है। आपको एक सवाल, आप सभी को आंकिक का पहला सवाल करना है और करके मुझे बताना है। सभी मुझे आंकिक का पहला करके बताएंगे।